प्रधानमंत्री की भी माँ है, वो थोड़े इमोशनल दिखाई। नहीं बता तो रहा हूँ, कितने भी आप इमोशनल हो जाइए, लेकिन हिंदू रीति रिवाज यही कहते हैं, अगर एक बार आपने पिंडदान कर दिया तो उसके बाद आपको श्राद्ध भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्राद्ध कर रहे हो तो आप श्राद्ध करोगे लगातार, और जब आपने पिंडदान कर दिया तो इसका मतलब वो पूरी तरह इन लोगों से मुक्त हो गए, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। और मोक्ष मिले हुए व्यक्ति को माना जाता है कि उसका पिंडदान करने की, उसका श्राद्ध करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और 3 जगह श्राद्ध ये पिंडदान करा जाता है, गया जी में करा जाता है, वाराणसी में करा जाता है और प्रयागराज में करा जाता है। अगर वास्तव में करा जाता होता, वही काशी और वाराणसी एक ही बात है, अगर करना होता तो काशी भी जा सकते थे, वाराणसी भी जा सकते थे, प्रयागराज भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गया जी को ही चुना, क्योंकि गया जी में बिहार है और बिहार से जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं। तो कैसे कैसे अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं अपनी माता जी को आगे। प्रधानमंत्री जो है अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहते हैं, तो किसी को नहीं छोड़ते। एक मिनट यार भाई, उसके बाद आपने इससे पहले आपने उदाहरण देखा होगा, 2016 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी। 16 अगस्त को उनकी मृत्यु डिक्लेयर करी गई थी, जबकि मृत्यु 3 दिन पहले डिक्लेयर हो चुकी थी। अगर वो पहले डिक्लेयर होती तो राजकीय शोक घोषित होता और प्रधानमंत्री 15 अगस्त में भाषण ना दे पाते। और उसके बाद उनकी अस्थियों को पूरे देश में किस तरह से उनका शो ऑफ करा गया था, कितने लोटे बनाए गए थे, कितने लोटे, सैकड़ों की तादाद में लोटे में अस्थि की राख भर भर के। कितनी राख हो जाती है भाई, एक बोरा राख बनती है, एक बोरा राख को कितने लोटों में भर लोगे, लेकिन वो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोटों में भर भर के पूरे देश में घुमाया गया था। अस्थि कलश यात्रा, अस्थि कलश यात्रा, अटल बिहारी जी की अस्थि कलश यात्रा। तो ये तो हर चीज का इस्तेमाल करना जानते हैं, हर चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूपी से लेके बिहार तक हर जगह राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने वही सबसे पहली जो बात कही थी कि छलनी के रोके मेघ नहीं रुकते। आप जितना मर्जी विरोध कर लीजिए, वो उतना उभर के और सामने आ रहे हैं। अच्छा। उतना लोगों के दिलों में जगह और बनाते जा रहे हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, अब आप उन्हें दबा नहीं सकते। जितना आपने कोशिश कर ली, हजारों करोड़ रुपए फूंक दिया उनकी इमेज खराब करने में, पलट के सारा आपके ऊपर बूमरैंग होके वापस आया। आज सारी आपकी इमेज खराब हुई पड़ी। हर जगह आपकी थू थू होती है। मतलब कैसे? हर जगह थू थू है, कहानी है, बता दीजिए। देश में, विदेश में, हर जगह यही हो रहा है। आप उसकी इमेज को सेव करने के लिए कभी कुछ करा जा रहा है, कभी कुछ करा जा रहा है। आज हमारी रेखा गुप्ता जी एक नया फरमान लेके आई है, दुर्गा पूजा के पंडालों में माता जी की तस्वीर के साथ नीचे वो लगाइए मोदी जी की तस्वीर। सेंस है कोई सेंस है? क्या हैसियत है भाई माता जी के आगे मोदी जी की, क्या हैसियत है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भाई नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो फिर क्या दिक्कत? अभी उन्होंने अपनी माता जी का अपमान कर दिया था। माता जी के पेट में 9 महीने रहे, कोख से पैदा हुए, और उसके बाद पैदा होने के बाद फिर कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। माँ का अपमान तो उन्होंने खुद ही कर दिया, अपने मुंह से कर दिया। और अब किसी दूसरे ने, चलते फिरते व्यक्ति ने अगर आपकी माँ को कुछ शब्द कह दिए हैं, तो अब आप ऑफेंड हो रहे हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं कि मेरी माता जी को ऐसा कहा, मेरी माता जी को वैसा करा। जब कहा गया था उसके, तब तो आप विदेशों में मौज ले रहे थे, विदेशों में ठाके लगा रहे थे। 5 दिन बाद आप भारत आते हो, फिर आपको दिखता है यार ये तो मामला भुनाने वाला है, ये मुद्दा तो भुनाने वाला है। अब चलो फिर अपने वो उन्होंने तस्वीरें बहाने शुरू कर दिया। अलायंस वाले कह रहे हैं कि भैया ये वोट चोरी का जो नारा देश में गूंज रहा है, ये उसकी आक्रोश निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में और विदेश में हर जगह गूंज रहा है। नेपाल में भी आज यही नारे लगे हैं, भारत से होते होते ये नारे नेपाल तक भी पहुंचे। नेपाल की जनता ने भी यही नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। जो आज भागना पड़ा है वहाँ पे केपी शर्मा ओली को, उनको सारे को, तमाम लोगों को भागना पड़ा। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, वित्त और उनके पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के जनता ने मार दिया है। हालांकि मैं इन घटनाओं की भर्त्सना करता हूँ, इस तरह से कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली एक उबाल होता है, एक चीज होती है जो उभर के सामने आ ही जाती है। आप कब तक एक चीज को रोकोगे? अगर दूध उबल रहा है उसके ऊपर आप प्लेट रख दोगे तो अल्टीमेटली दूध उफान मार के प्लेट को गिरा ही देगा। आप में इतनी शक्ति होती है, तो यही सारी बाप की शक्ति निकल के आज बाहर आ रही है। तो ये चीज अब देखनी पड़ेगी, देश में भी हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कि जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे और जनता बनती रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा देखिए, एक तरफ जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर घूमने वाले, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा विकास की बात करने वाले, मतलब थोड़ा भी आपको फर्क नहीं दिखाई देता? हाँ जी, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास किसके लिए करते हैं? वो अडानी के लिए, अंबानी के लिए, अपने भाजपा के लिए। आपने देखा होगा 138 साल पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी, अब जाके पिछले साल उसके नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ कोटला रोड पर, वो भी एक छोटे से प्रेमिसेस में, कोई बहुत बड़ा प्रेमिसेस नहीं है, वो 2-2.5 हजार गज के आसपास का जगह है वो। और आप बीजेपी का देख लीजिए, 11 साल के शासनकाल में उनका ऑफिस देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे कितना बड़ा 7 स्टार होटल को भी मात करता हुआ ऑफिस बना लिया। तो विकास बीजेपी का हुआ। उसी के सामने केंद्रीय कार्यालय विन्यास भी बना दिया उन्होंने, एक्सटेंशन जिसे कहा जाता है, सामने इतना बड़ा वो भी बना दिया उन्होंने। हर जिले में इनका अपना एक ऑफिस बना हुआ है जो 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच की कीमत रखता है। हर जिले में इनका पूरा लक्ष्य है कि जितने भारत के 568 जिले हैं, तो 568 जिलों में हर जिले में हमारा एक मुख्यालय हो। ये विकास कर रहा है, तो भाजपा तो विकास अपना करती है ना। अभी रायबरेली में राहुल गांधी कह रहे थे कि ये भाजपा और आरएसएस वाले ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ओबीसी और दलित।
बिल्कुल है, सबको रोक रखा है। बता दीजिए आरएसएस में आज तक कौन सा ओबीसी नेता जो है सरसंघचालक बना है? अच्छा, कौन सा कार्यवाही सरसंघचालक बना है? एक भी आज तक है नहीं है। कहाँ है? तो वही हाल है बीजेपी में जो द्वितीय पंक्ति के नेता होते हैं ओबीसी के नाम पे, इनके नाम पे वोट जरूर लिए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उनका अधिकार देने की बात आती है तब कुंडली मार के बैठ जाते हैं। उसी तरह महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात करते हैं, जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है कुंडली मार के बैठ जाते हैं। बस ये इनका सिस्टम है बड़ा देश पुराना। के प्रधानमंत्री तो ओबीसी समाज से आते हैं। वो कहते हैं, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आता वो है क्या। कभी कहते हैं मैं तेली हूँ, कभी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, कभी कहते हैं मेरी कोई जाति नहीं है। भारत में सिर्फ 4 ही जाति हैं, युवा, किसान और नारी, और ये वो महिला, ये चार ही वो किसान, नौजवान और वो 4 जातियों को गिनाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। कभी अपने आप को ओबीसी घोषित करते थे। ओबीसी घोषित कब करा? जब पीछे ओबीसी आरक्षण की मांग उठी थी, उससे पहले उन्हें याद नहीं था। अच्छा देखिए, राहुल गांधी ने सवाल किया है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जो है खुद ही ओबीसी समाज से आते हैं, उसके बाद भी जो है प्रधानमंत्री जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं करते? जातिगत जनगणना की बात करते नहीं थे, ये बात खैर पुरानी हो गई है। अब तो खैर केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि हाँ जातिगत जनगणना होगी। पूरी तरह दबाव में आने के बाद ये बोला गया है। अब देखते हैं उतरती कब है, धरातल पे कब उतरेगी जातिगत जनगणना, कब शुरू होगी। फिलहाल 27 का हवाला दिया जा रहा है कि 26 के एंड से शुरू होकर 27 के एंड तक चलेगी, लगभग 1 साल। होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा। और जो ये गाली दी गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। ये कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे आज 3 राज्यों में बाढ़ आई हुई है, वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। बेरोजगार सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे वो हैं। एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया था, जिनका पेपर कैंसिल होने की नौबत आ गई है, रामलीला मैदान में लाइट काट के उनको पीटा गया रात को, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दे ये होने चाहिए, ना कि मेरी माँ को गाली दी। तभी तो आप कहते हो मुझे आज 2.5 किलो 3 किलो गाली रोज मिलती है और मैं उनको टॉनिक की तरह इस्तेमाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता सड़क पे फूट फूट के रो रहे थे कि आखिर जो है माँ का अपमान कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ही के लोग आपके दूसरे की माताओं का अपमान करते तब आपको याद नहीं आता? हिमाचल प्रदेश का संगठन मंत्री था, उसने राहुल की माता जी को साफ साफ गाली दी, तब आपको याद नहीं आया? राहुल और प्रियंका जो है, उनकी माता जी सोनिया जी है, उनके लिए जो है आपने अपशब्दों का लगातार इस्तेमाल करा, आपको वो याद नहीं आया? आपके प्रवक्ता जो है दूसरे प्रवक्ता की माता का लिए गाली का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको याद नहीं आता? आप जो है उनकी कर्नल सोफिया कुरैशी जो है उनको गाली देते हो, छूटते उन्हें आतंकवादियों की बहन बता देते हो, व्योमिका सिंह को आतंकवादियों की बहन बता देते हो, तब आप उनको गाली नहीं दे रहे कि आने वाले टाइम में वो मां नहीं बनेंगी। और अभी इसी के लिए जो बिहार में बंद आहूत करा गया था, उसी बंद में एक गर्भवती महिला जा रही थी एम्बुलेंस में बैठी हुई, उसके परिजनों को आपने मां बहन की गालियां दी आपके कार्यकर्ताओं ने, तब अपमान नहीं हुआ? और उसके लिए ये बोला गया बकायदा, तेरे को आज ही का दिन मिला था डिलीवरी करवाने के लिए, ये बोला गया उसको। भाई वो तो अभी मां बनने वाली थी, मां बनने से पहले आपने तो उसे गाली दे दी। बिहार इसका बदला जरूर लेगा। बिल्कुल लेगा, एनडीए को बाहर करके भी लेगा। अच्छा, बिल्कुल लेगा, एनडीए को बाहर करके देगा। वो देख लिया उन्होंने आपके घड़ियाली आंसू किस तरह से बहाते हो आप लोग। मोदी जी के आंसू घड़ियालू आंसू, पूरी तरह घड़ियाली आंसू है। और क्या, 5 दिन तक तो आप विदेशों में ठाके लगा रहे हो, 6ठे दिन आके आपने देखा कह रहे हैं यार वोट एसआईआर वाला मुद्दा ज्यादा जोर पकड़ गया, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में सर्कुलेट हो चुका है, तो अब मैं क्या करूं? आगे अपने लेने, भाई मेरी माता जी को गाली दी अब इसलिए मुझे वोट दे दो, मेरी माता जी को अपशब्द कह गए अब इसलिए मुझे वोट दे दो, मेरी माता जी बर्तन मानती थी इसलिए अब मुझे वोट दे दो, मेरी माता जी ने गरीबी में मुझे पाला इसलिए मुझे वोट दे दो, बस मुझे वोट दे दो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वोट दे दो। अपनी माता जी का तो खुद अपमान कर रहे हैं अब। अच्छा। 17 सितंबर को, आगामी 17 सितंबर को पिंडदान कराया जा चुका है और उसके बाद फिर से पिंडदान करने जा रहे हैं, तो ये अपमान नहीं है? 2 बार पिंडदान कौन से शास्त्र में बताया गया है? ना उसमें गरुड़ पुराण में है, ना शिव पुराण में है, ना मार्कंडेय पुराण में है, कहीं भी किसी में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। जब मृत आत्माओं के लिए सिर्फ यही उल्लेख होता है, जब तक आप पिंडदान नहीं करते तब तक आप श्राद्ध कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने एक बार पिंडदान कर दिया तो श्राद्ध की भी जरूरत नहीं होती है।